नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का, जो कि क्लास 12th का है। इसमें प्रत्येक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, सारे ऑब्जेक्टिव को हम अलग अलग वीडियो में देखने का काम करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है जीवधारियों में जनन, ये हमारा चैप्टर है। ये 12th का, याद रखेंगे आप लोग, 12th का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक ना। और ये बायोलॉजी का, ठीक ना, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे उस सारे पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं, क्या कहता है कि इस्ट, समझिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव को थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है आपके स्क्रीन पर। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? आपको ये बताना है, ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होगा मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखेंगे। ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 बोल रहा है कि युग्मनज सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ये आपको बताना है। जो युग्मनज होते हैं, ये युग्मनज जो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। ये जो युग्मनज होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? एक गुणज होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। राइट जवाब होगा ए, हैप्लॉइड, एक गुणज। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, कहता है कि निम्नांकित किसमें से पादप काय अगुणित होता है? तो ये बताना है। तो ये आप सवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, और इनमें से सभी, यानी इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी, यानी सभी में जो है ये पादप काय अगुणित होता है। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो मुख्यतः राइजोम के कारण होता है। किसके कारण? राइजोम के कारण। ओके, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 शानदार प्रश्न है। कंद किसका रूपांतरण है? जो कंद है वो हमेशा याद रखेंगे जड़ का रूपांतरण है। कंद जो है वो जड़ का रूपांतरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। काजू हम सभी खाए होंगे जरूर। काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल है? ठीक ना, कैसा फल है, यानी कैसा फल है काजू, ये बताना है। तो काजू जो है एक नट फल है, याद रखेंगे। काजू जो है एक नट फल है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आसान प्रश्न है 7। नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? आपको ये बताना है। जो नेम्यूल्स निर्माण होता है वो सामान्यतः किस में होता है? तो ये स्पंज में नेम्यूल्स का निर्माण होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, स्पंज। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 जो है क्या कह रहा है कि 100, समझिएगा, प्रश्न 8 में 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है? 124, याद रखें कितना? 124 जो है शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उसमें 38 अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितना? 31 अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा बी, 31। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न है, केचुआ प्राणी है। आपको ये बताना है कि जो केचुआ है वो कैसा प्राणी है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है, या निपुंसक है? क्या है केचुआ? तो केचुआ जो है वो द्विलिंगी प्राणी है, याद रखेंगे। केचुआ कैसा है? द्विलिंगी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ज़्यादा आपको प्रश्न पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी आपका प्रश्न 40+ प्रश्न मैंने आपको यहाँ से लिया है, ठीक ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्यों फालतू का टाइम आपका वेस्ट करूँ क्या? चलिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होती है? ठीक ना, यानी इनमें से जो कौन सा भाग है वो अगुणित है। तो पराग जो है ये अगुणित है। कौन सा? पराग, ये अगुणित है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11।
11 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, आप दिख रहा है सबको। चलिए, कहता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो ये जलकुंभी जो है, इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। याद रखेंगे, जलकुंभी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जो पानी में उगता है और ऑक्सीजन को उसमें से खींच लेता है, क्या ये जलकुंभी होगा, क्या यह हाइड्रिला होगा, कमल होगा या धान होगा? तो जलकुंभी, जो कि जिसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक ना, बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी जलकुंभी जो होगा वो क्या करता है, पानी में उगते हैं और जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसको खींच लेता है। तो राइट जवाब होगा ए, जलकुंभी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब नर और मादा गीमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? जब नर और मादा में जो गैमीट में जो युग्मनज होता है, युग्मन होता है, वो युग्मन क्या कहलाता है? तब वो क्या होता है? तो ये अलैंगिक सॉरी लैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनक? लैंगिक जनन कहलाता है। जब नर और मादा दोनों में होता है, ठीक ना, तो ये कहलाता है लैंगिक जनन। आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। आसान प्रश्न है, आप सब इस प्रश्न से जरूर बली वाकिफ होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। मध्य चक्र पाई जाती है, ये बताना है कि ऑस्ट्रेशियस साइकिल पाई जाती है किस में? ये सभी में, गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में ही पाया जाएगा, कुत्ता ही पाया जाएगा, इसलिए इसका ऐड जाएगा डी, इनमें से सभी। मध्य चक्र जो है वो सभी में पाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन से रिलेटेड प्रश्न है, यानी उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें अंतः निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होती है, जल में होता है या हवा में होता है? यानी बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है, हवा में होता है। चारों में से कौन में होता है ये आपको बताना है। तो जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें आंतरिक निषेचन होता है। राइट जवाब होगा बी, आंतरिक निषेचन। याद रखेंगे, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन आंतरिक होता है। प्रश्न हम 16 देख लेते हैं। प्रश्न 16 क्या कह रहा है? सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण आपको बताना है। तो ये प्याज जो होगा, ये सल्ककंद का उदाहरण है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स लगे हुए होते हैं। आप प्याज को जब इस तरह से प्याज को जब खोलिएगा, ठीक ना, तो आप देखिए कि प्याज एकदम पूरा पूरा इस तरह से प्याज रहता है। यानी मैंने ये प्याज इस तरह से आपको रहता है, जो खोलिएगा तो अलग अलग पार्ट्स में ये निकल जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जवाब जो होगा वो सल्ककंद प्याज होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न 17 है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन होते हैं वो फिलोपियन नली में होता है। कहाँ? फिलोपियन नली। याद रखेंगे, स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो फिलोपियन नली में होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। चलिए, प्रश्न 17 बोल रहा है कि प्राकृतिक अनिषेकजन यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। ये बताना है, जो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये मधुमक्खी में पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो मधुमक्खी में पाया जाता है। तो राइट जवाब होगा बी, मधुमक्खी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 है, द्वि निषेचन का परिणाम होता है। द्वि निषेचन जो होता है उसका क्या परिणाम है? तो उसका जो परिणाम होगा वो भ्रूणपोष जो होगा, इसका राइट जवाब होगा। द्वि निषेचन का जो परिणाम है वो होगा भ्रूणपोष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 है। चलिए,
20 नंबर प्रश्न है, उसको देख लेते हैं, लॉन्ग प्रश्न है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? जो बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले जो पौधे होते हैं उसको सामान्यतः किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसको सामान्यतः क्रिप्टोगेम्स की श्रेणी में रखा जाता है। राइट जवाब होगा सी, क्रिप्टोगेम्स। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न जो है 21 है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं कहलाते हैं। यानी जो लार्वा होता है उसको वयस्क में जो परिवर्तन कर देता है ये क्या कहलाते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया के तहत जो लार्वा होता है वो वयस्क में परिवर्तन हो जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 22 को देख लेते हैं, क्या कहता है? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपको ये बताना है जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें कुल कितने यानी क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा 3n क्रोमोसोम भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जो संतति है उसका उत्पत्ति जब एकल जनक द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को या इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के जनन को यानी जनक को अलैंगिक जनक बोलते हैं। याद रखेंगे, इस तरह के जनक को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनक बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करता है और अपना भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। ओके, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। क्या प्रश्न 25 है। 25 नंबर प्रश्न है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जो स्तनधारी होते हैं उसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। जो मध्य भाग होता है यानी बीच वाला जो भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की तरफ। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ऑप्शन सी, इस कहलाएगा किरेप्टोरोफिली। क्या कहलाएगा? किरेप्टोरोफिली। राइट जवाब होगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 27 है, आसान प्रश्न है। अब अभी तक मैंने आधा से ज़्यादा प्रश्न कर लिया है, ठीक ना। मैं जितने ही प्रश्न 40 ये जो प्रश्न यहाँ होंगे, ठीक ना, अभी जो आपको देखने को मिलेगा ये 40 प्लस प्रश्न रहेगा, ठीक ना। और सारे के सारे प्रश्न VVI रहेंगे। आप एग्जाम में जब जाइएगा बैठिएगा तो आपको खुद मालूम चलेगा कि सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बिना टाइम गंवाए हुए सारे प्रश्न करवाऊँगा, इसलिए आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में बने रहें। प्रश्न देखते हैं 27। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जो है वो जीव प्राप्त हो सकता है। कैसे? बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या विखंडन से। तो जो जनक होते हैं, जनक समान जो है जीव प्राप्त होने के लिए विखंडन प्रक्रिया है। विखंडन के द्वारा समान जो जीव होते हैं वो प्राप्त होंगे, समान जनक जैसा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या? द्विखंडन। आइए देखते हैं द्विखंडन किस में होता है? जो द्विखंडन विभाजन जो होता है वो अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। दोनों में द्विखंडन विभाजन होता है, ठीक ना, याद रखेंगे। तो इसलिए इसका राइट जवाब होगा डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है द्विखंडन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जनन
किस में होता है? जो मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है, ठीक ना, वो किस में होता है? तो ईस्ट में जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है, ठीक है ना, वो याद रखेंगे, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हमेशा ईस्ट में होता है, इसलिए राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, ईस्ट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मैंने कम समय में आपको 29 प्रश्न तक करवा दिया है, ठीक ना, और अब टाइम देख लीजिए, मात्र 16 मिनट हुआ है। 15 से 16 मिनट में मैंने आपको जो है 30 क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जो जलकुंभी होता है वो 65,000 से भी अधिक पौधे का निर्माण कर सकता है, और वो आपको माह बताना है कितने माह में वो 65,000 से अधिक पौधे का निर्माण कर लेगा। तो ये मात्र और मात्र 8 महीना याद रखना है। 8 महीना में जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे का निर्माण कर लेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 31 नंबर का आता है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से ये बताना है कि अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार, याद रखेंगे, एक बार पुष्प पैदा करता है यानी फूल देता है। पूरे जीवन काल में एक बार फूल देने वाला होता है बांस। ये केवल और केवल अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही फूल देता है। ओके, आइए प्रश्न नंबर 32 की देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं 32 क्या कहता है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? आपको ये बताना है जो ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किस में होता है। तो ये मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी देखने को मिलेगा, और चिंपैंजी, इसलिए इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी, यानी ऋतुस्राव जो होता है वो सब में होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। 33 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 33 जो प्रश्न है वो बोला कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता होगा 23 जोड़ा होता है, यानी 46 गो गुणसूत्र की संख्या होगी मनुष्य में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन अंड अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक प्राणी जो है ये इनमें से कौन होगा जो अंडा देने वाला प्राणी है? तो मुर्गी ये भी अंडा देती है, सांप ये भी अंडा देती है, और मगरमच्छ ये भी अंडा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट जवाब होगा अंड प्रजक जो प्राणी है वो, इसलिए इसमें सभी होगा अंड प्रजक प्राणी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। 35 प्रश्न कह रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। जब निषेचन जो है वो जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जब भी निषेचन जो होगा वो जीव के शरीर के बाहर होता है, मतलब मान लेते हैं ये जीव है और इसके शरीर के बाहर अगर कोई निषेचन होता है, ठीक ना, तो इस तरह के निषेचन को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। और अंदर में कोई निषेचन होगा तो इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ओके, यहाँ पर जवाब पूछ रहा था कि बाहर होता है, तो इसीलिए इसका राइट जवाब होगा ए, बाह्य निषेचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, युग्मनज स्थानांतरण हो सकता है। जो युग्मक होता है, जो युग्मक होता है वो उसका स्थानांतरण होता है, तो ये जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी। जो युग्मक होते हैं उसका स्थानांतरण सभी द्वारा हो सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें यह बताना है आपको कि बाह्य निषेचन किस में होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, हिरण में, मनुष्य में और घोंघा में। देखिए जो आंतरिक हिरण जो है इसमें आंतरिक निषेचन होता है, मनुष्य में भी आंतरिक और घोंघा में भी आंतरिक। लेकिन एक मेढक जो होता है ये अपने अंडे बाहर देता है, और जो नर मेढक मेढक जो होते हैं, मादा मेढक जो है से अंडाणु देता है, ठीक ना, और पानी में कहीं 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 के अपना छोड़ देता है, और उस पर से जो है
जो नर मेढक होते हैं, जो नर होते हैं, उस मादा मेढक पर वो जो अंडाणु होता है उस पर अपना शुक्राणु छिड़क देते हैं, जिससे वो निषेचित हो जाता है, इसलिए इसका बाह्य निषेचन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 38। देखते हैं क्या है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स में, या इनमें से सभी? जो जल होता है, इस जल के माध्यम से निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो शैवाल में भी होती है, शैवाल में भी होती है, याद रखेंगे, ब्रायोफाइटा में भी होती है, टेरिडोफाइटा में, इसलिए इसका जवाब होगा डी सभी। आइए प्रश्न देखते हैं 39। अब हम बहुत नज़दीक आ गए हैं प्रश्न के, बस अब 2-4 प्रश्न ही आपको बचा हुआ है। प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? इसमें से आपको ये बताना है जो उभयलिंगी पादप नहीं है। तो ये पपीता जो है ये उभयलिंगी पादप नहीं है, इसलिए राइट जवाब होगा ए पपीता, ये उभयलिंगी नहीं है, याद रखना, ठीक ना। बाकी सरसों ये भी उभयलिंगी है, मक्का ये भी उभयलिंगी है, गुड़हल ये भी उभयलिंगी है, केवल पपीता जो है ये उभयलिंगी नहीं है, इसलिए राइट जवाब होगा इसका ए पपीता। प्रश्न 40। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं 40 प्लस जितने भी प्रश्न होंगे 40 प्लस प्रश्न को मैं करूँगा, वो सारे के सारे VVI प्रश्न होंगे, ठीक ना। एक बार आप जरूर इस प्रश्न को देख लीजिए, ज़्यादा टाइम में आपका नहीं ले रहा हूँ, मात्र 20 मिनट का टाइम रहेगा, इस पूरे ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 40 की ओर। कहता है, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है, अगैव जो होता है उसमें वर्धी प्रजनन होता है, तो ये बुलबिल के द्वारा, यानी बुलबिल के द्वारा ऐसा प्रजनन होता है, राइट जवाब होगा ए। आइए बढ़ते हैं अगला 41वां प्रश्न है। 41 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? आपको ये बताना है, ये जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सा जंतु ऐसा है जो उभयलिंगी नहीं है? क्या जोंक उभयलिंगी नहीं है? केचुआ, पपीता, सॉरी फीता कृमि, घरेलू मक्खी, ये 4 गो जो दिया गया है उसमें से उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी जो होते हैं ये उभयलिंगी नहीं है, इसलिए राइट जवाब होगा ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 42 है और ये आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न होगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर अगर कोई निषेचन हो रहा है उसको आंतरिक बोलते हैं, अगर बाहर हो रहा है उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो शरीर के बाहर होने वाले जो निषेचन होते हैं उसको हम लोग, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न अलग ढंग से पूछा है, यानी कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते क्या है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो, याद रखेंगे, इन विट्रो बोलते हैं जो बाहर निषेचन होता है, ठीक ना। ये आंतरिक और बाह्य वाला प्रश्न नहीं है, ये तो आंतरिक तो समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। इसका जवाब होगा इन विट्रो। टोटल मैंने 42 प्रश्न को देखा और सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। 42 प्रश्न में सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करवाइए और शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।